हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि एनसीईआरटी की जो हम लोगों की सीरीज़ चल रही है ना, एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के लिए है। और ये 6 to 12 जिसमें आपका यूपीएससी एंड आप कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट कंपलसरी है। आप वनडे एग्जाम के लिए भी एनसीईआरटी से अपना बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो जुड़े रहें रैंकर मेकर के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम लोग आज चैप्टर 6 से देखिए 8 तक तो हम लोगों का हो गया था, और क्लास 9 की मैंने पॉलिटी करा दी थी। क्लास 10 के पॉलिटी का ये अध्याय 3, जिसमें हम आज बात करेंगे लोकतंत्र और विविधता, मतलब डेमोक्रेसी एंड आपका डाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं, परिचय देखते हैं, फिर चैप्टर्स को आगे करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती है। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका जो है सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। तो यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करती है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये बात होती है मैक्सिको की। एक्चुअली अब ये कहानी अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो बहुत अच्छी इंटरेस्टेड है। मैक्सिको में जब ओलंपिक होता है तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के और दूसरे कंट्रीज़ के कुछ जो रहते हैं विनर, तो वो लोग इसी चीज़ों को उठाते हैं कि कैसे जातिवाद के हिसाब से हैं, श्वेत लोगों के हिसाब से लोगों में इन चीज़ों को कम करने के लिए। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पे ये सब करेंगे। चलिए देखते हैं मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। तो इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना है। तो नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में चला था। यह 1968 मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक की मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक की बात है कि समारोह की तस्वीर है। तो अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा और सिर झुका है तथा मुट्ठी ताने हुए 2 खिलाड़ी खड़े हैं। अभी 2 खिलाड़ियों को देखना में कौन है। वे अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ, एक अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लिस हैं। तो ये एफ्रो अमेरिकी हैं, मतलब अफ्रीका से गए हुए कहीं ना कहीं अमेरिकी हैं। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है और इन्होंने जूते नहीं पहने थे। सिर्फ मोजे चढ़ाए हुए पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी या श्वेत लोग गरीब हैं। समझ रहे ना। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा कि परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लिस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी और अपने इन प्रतीकों को और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक हैं। यहाँ से मैंने कहा क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको एक दिखा रहा है रंगभेद के बारे में, जातिवाद के बारे में, कैसे चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए। तो रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। भाई विनर है और समर्थन ऐसे ही हो सकता है। तो क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन जो ना तो अमेरिकी थे ना श्वेत थे, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? भाई ऑस्ट्रेलिया से थे फिर भी उन्होंने साथ दिया इनका। क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए गए। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगाई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। बहुत बड़ी बात है ये।
तो ये क्वेश्चन था कि कार्लोस स्मिथ को मेरा सलाम, क्या मेरे अंदर ऐसा कर पाने का साहस कभी होगा। सही बात है। वर्ड आता है अफ्रो अमेरिकी, मतलब अफ्रो अमेरिकन मतलब होता है कि अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता था जिन्हें 17वीं और सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर रखा गया था। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार की बात करें तो आंदोलन ये 1954 से 1968 तक, 1954 से 1968 तक था। ये घटना और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई जो अंततः सफल हुई। अश्वेत शक्ति आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन 1966 में 1966 में उभरा और 1975 तक चलता है। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। तो ये है आपका 2005 में सैन हॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरोध में प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में एक 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई और 1968 के पदक वितरण समारोह के असल तस्वीर भी यहाँ पे इंसेंट में है। सही है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग बीच बहस में। तो लिखा है कि कुछ दलित समूह ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। इस फैसले पर ये 3 प्रक्रियाएं सामने आई थी। अमनदीप कौर एक सरकारी अधिकारी थे। मैंने कहा इससे कहीं क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, केवल आपको कहानी है। हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैरकानूनी करार दिया गया। अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है और इसे हम प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ हूँ। ओइनम कहती है समाजशास्त्री, जाति और नस्ल एक ऐसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। जाति का आधार सामाजिक है जबकि नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय होता है। तो नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को समान मानने जैसा होगा। अपने अपने विचार हैं। अशोक कहते हैं दलित कार्यकर्ता हैं कि किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है, या जाति की तरह की काफ़ी हद तक समाजशास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला जरूर उठाना चाहिए। तो इनमें से किस राय को आप सबसे पहले मानते हैं, कारण बताना। तो यही अशोक का ही माना जाएगा। कुछ लिखे हैं कि मैं पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मिली और मुझे लगा कि आप अपने ही देश के दूसरे हिस्सों की लड़कियों की तुलना में भी मुझसे ज़्यादा समानता रखती हैं। क्या ऐसे राष्ट्र विरोधी मेल में कहा जाएगा? हाँ, जब समानता है, अंतर है। चलिए हम समानता के बारे में बात करते हैं। टॉपिक हमारा समानता है, असमानता और विभाजन। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव को अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग की बात करते हैं, नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? तो पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा। उदाहरण के लिए बेल्जियम, श्रीलंका को हम लोगों ने देखा था, है ना, अलग अलग भाषा वाले थे। तो विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों का हो सकता है। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। श्रीलंका में बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधारों पर दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। ठीक है, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो सामाजिक जो भेदभाव है उसकी उत्पत्ति सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म दर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वंश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है। तो उनकी शारीरिक क्षमताएं या अक्षमताएं अलग अलग हैं। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं।
कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय में विषय हैं, खेल है या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। तो इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक कार्टून बना हुआ है ये, तो इस कार्टून से हर व्यक्ति अलग अर्थ निकाल सकता है। आपको इस कार्टून में का क्या मतलब समझ में आता है? आपकी कक्षा के छात्र इससे क्या अर्थ करे? सिर कटा भैया, कुछ कह रहा है कि अपने से काट लिया होगा, कोई कह रहा है आकार बना रहा है, कुछ भी हो सकता है। चलिए इधर देखते हैं। तो हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लिस और इसमें तो एक हिसाब से समान थे, दोनों अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन सोवियत थे। पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। समझ गए ना। तो अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग अलग होता है। यह भी संभव कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान हो जाती है और इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो जा सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। ठीक है, तो विभिन्नताओं में जो सामंजस्य और टकराव की बात करते हैं क्या है? तो सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। तो अमेरिका में क्या था? श्वेत और अश्वेतों का अंतर एक सामाजिक विभाजन में ही बन जाता है, क्योंकि जो अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब थे, बेघर थे, भेदभाव का शिकार है। हमारे देश में भी दलित की बात करेंगे तो दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब हम कह रहे ये हुआ कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके जो नज़रिए में अंतर हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड की बात करेंगे। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें तो दोनों ही ईसाई बहुल के देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्ट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है और लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता है आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्ट दोनों में ये अमीर और गरीब है। तो परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टों के बीच भारी मारकाट चलती रही है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती हैं तो एक गहरी सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जहाँ ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं, वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। तो आज की बात करें, आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदाय लोग रहते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा देश था, हम लोगों ने देखा था, छोटा सा देश है, पर वहाँ पे भी अनेक समुदायों के लोग हैं। जर्मनी और स्वीडन की बात करेंगे तो जैसे समरूप समाज में भी, जहाँ मोटे और तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुँचने वाले लोगों के कारण तेज़ी से बदला हो रहा है। तो ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुँचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुत बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। ये देख लेते हैं क्या रंग भेद के बारे में लिखा है।
एक रोज किसी ने खोद निकाला 20वीं सदी का एक शहर और फिर लिखा अपना निष्कर्ष कुछ इस तरह। यहाँ है एक दिलचस्प अभिलेख। इस नल पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति। क्या मतलब होगा ऐसा लिखने का? क्या यह समाज आपस में बटा हुआ था? क्या इस समाज में कुछ ऊंचे और थे और बाकी नीचे? ठीक है, फिर इस शहर को दफन कर देना ही बेहतर है। क्यों कहा गया है इसे फिर मशीन का युग? यह तो एन 20वीं सदी के बीच पाषाण काल था। दया पवार ये लिखती हैं, सही लिखा उन्होंने। और माँ काली पतली देह हुआ माथी मेरी, जंगल में गुम ठीक सुबह से जलावन के लिए। हम सारे भाई साथ बैठे देखते थे उसकी राय, और अगर वह जलावन न बेच पाती तो भूखे हो सो जाते। बाबा निवारण करने इन्होंने लिखा है। दलित कवियों की इन 2 कविताओं को पढ़ें और पोस्टर के ऊपर अप्रकट संवेद को देखा। ठीक है, तो ये हो गया। समरूप समाज का मतलब दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे लिखा है जो समरूप समाज का मतलब एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक और जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, उसको हम समरूप समाज कहते हैं। क्या समझा क्या जाना, ये कहानी है। इमराना 10वीं कक्षा के सेक्शन बी की छात्र व 12वीं कक्षा के छात्रों को विदाई पार्टी देने की तैयारी में अपनी कक्षा के अन्य छात्रों के साथ 11वीं कक्षा के छात्रों की मदद कर रही थी। तो पिछले महीने उसने अपने सेक्शन की खो खो टीम की तरफ से 10वीं कक्षा के सेक्शन ए की टीम के खिलाफ मैच खेला था। वह बस ये घर जाती है और उसी बस में यमुना पार से आने वाले और भी बच्चे होते हैं जो अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। इमराना उनसे भी हिली मिली। इमराना और उसकी बड़ी बहन नाइमा की शिकायत है कि उन्हें माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है, जबकि उनका भाई कोई काम नहीं करता। इमराना के पिता सबकी बड़ी बहन के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि लड़का उन्हीं की हैसियत का हो। क्या आप बता सकते हैं इमराना की पहचान किस आधार पर की जा रही है? घर में वह एक लड़की है, धर्म के हिसाब से वह मुसलमान है, स्कूल में वह कक्षा 11th में पढ़ती है और वह अलग अलग जाति समूह के साथ रहती है। इस टाइप के लिख सकते हैं। तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति की बात करते हैं। सामाजिक विभाजन कैसे होते हैं? तो सामाजिक विभाजन राजनीति को हम किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक हो लगता है ना। तो लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक जो पार्टियां हैं के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। और अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीति होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। परिणामों का दायरा देखें तो परिणामों का दायरा ये हुआ कि उत्तरी आयरलैंड की बात जैसे हम कर रहे थे का उदाहरण लें जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, पर वह इस धर्म के 2 प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी है। 53% आबादी प्रोटेस्ट है, जबकि 44% रोमन कैथोलिक है। कैथोलिकों का जो प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बाहुल है। प्रोटेस्ट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्ट देश है। तो यूनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच ये चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 की बात करें, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकारी थी। फिर बात करते हैं यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। तो ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए।
ये बुल्गारिया, रोमानिया या भारत की बात करेंगे, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हमारे देश की कहानी स्टार्ट होती है। अभी हम लोग वो तो ट्रेलर देख रहे थे। तो गणेश विदेश घूमकर आया और वह माँ श्वेता को बता रहा है कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। उसी योर्दान का मिली थी जो बुल्गारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बातें कही थी। नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी करने से मना तो नहीं कर सकते, पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को ज़रा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते हैं, और जब अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तुम जानते ही नहीं। वे ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं और सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं तथा दीवारों पर थूकते हैं। धैर्य तो उनमें होता ही नहीं। वे हमारे डॉक्टरों को परेशान करते हैं और उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। तो दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं। उनको रंगों की पसंद भी बहुत अजीब और गरीब है। जरा उनकी पोशाक तो देखिए, आखिर वे देश के काफ़ी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते हैं। फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि ये रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इसमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वे दौड़ दौड़ कर अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारिया की करदाताओं के पैसों पर इलाज कराते हैं। ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लगती हैं, महाश्वेता ने कहा। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानी मॉडर्न जैनी के बारे में बताया। जब वह 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वह अस्पताल में थी पर कोई उससे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहाँ की सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थी, उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। जब उससे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई, बोली लीजिए एक अपराधी और पैदा हो गया। ओहो। सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। तो डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतज़ार कराते रहते हैं। एक बार डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहा कराओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था, क्योंकि मुझे हरदम भूख लगती रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा गर्भ में था। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया था। प्रसव के समय मेरे पड़ोसी ने ही मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता है कि इन अस्पतालों में ना जाना ही अच्छा है। माँ श्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश, इन चीज़ों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की ज़रूरत ही क्या थी। यह रोमानिया और बुल्गारिया की ही कहानी नहीं है। यह तो खैर रोमानी लोगों की दास्तान है, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ जहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित जयराम पेशा लोगों के साथ यही व्यवहार होता रहता है। क्या आपको मानसिकता की बातें सही लगती हैं? क्या आप अपने इलाके के कुछ ऐसे समुदायों को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोगों जैसा बर्ताव होता है? बिल्कुल होता है। क्या आपने कुछ लोगों को वैसी बातें कहते हुए सुना है जैसी योर्दानगा और मौद्रजैनी कह रही थी? अगर हाँ तो ज़रा यह कल्पना करें कि अगर आपको ऐसी बातें उनसे सुनने को मिलती है तो यह कहानी कैसी होगी। क्या बुल्गारिया की सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोग भी बुल्गारिया के काफ़ी लोगों जैसे ही पोशाक पहने और वैसा ही आचरण करें। आचरण पहनने से नहीं है, आदमियों को परिवर्तन, इंसान को इंसान समझना चाहिए। मेरा तो कहना ये रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उनका मानना है कि सबसे स्थिति तो वह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। अगर किसी देश के कोई छूटा तो नहीं, अच्छा यहाँ तक हुई है, सामाजिक विभाजन मेल होना चाहिए। फिर उसके बाद हाँ, तो उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त ही नहीं होने देना चाहिए। पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन ही की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है, और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते ही है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना, विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास भी करना और विभिन्न समुदायों के उचित मांगों को, ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियाँ बनाना भी इससे कड़ी का हिस्सा है। तो अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच
एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। तो कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती है, पर इस सबकी परिणति देश के विखंडन में नहीं होती है। 3 आयाम की बात करते हैं। कौन से 3 आयाम? सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली बात करते हैं, पहली चीज़ है वो हमारी लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्ट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे तब उनका शांत हो पाना संभव नहीं है ना। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं तब कोई समस्या नहीं होती है। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वे डच या जर्मनी बोलते हो। इस नज़रिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश या क्षेत्र की बात करते हैं या भाषा समूह या धार्मिक या सामाजिक समुदायों का सदस्य होते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली दूसरे समुदायों को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है जो संविधान को नुकसान न पहुंचाए। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। और यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूह की तरफ से ऐसी मांगें रख दी थी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। तीसरी चीज़ ये है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो जो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते हैं। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदायक परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। समझ गए ना। तो इस तरह किसी देश को इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह और हाशिए पर पड़ी ज़रूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। तो राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। तो इसके चलते कोई सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। तो इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत होता है। पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखना और सभी चीज़ों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है ना। जो लोग खुद को वंचित और उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण और असंवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। तो कई बार तो जो सामाजिक असमानताओं इतनी ज़्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती हैं कि उनको स्वीकार करना असंभव है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाले संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका। तो थोड़ा सा देखते हैं, एक फुटबॉल बनी थी ऊपर देखो,
ये फुटबॉल ही है, जोश दिख रहा है कि सब लोग भिन्न भिन्न लोग हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं में देखने वाले सामाजिक विभाजन से जुड़ी तस्वीर जमा करें या बनाएं। क्या आप खेल के मामले में सामाजिक विभाजन का या भेदभाव के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? और देखो यहाँ नस्लवाद हो गया, सब लोग इकट्ठे हो गए, पहले फैले हुए थे, तो ये नस्लवाद दिख रहे हैं। तो ये देख लीजिए क्या है। तो आपके कहने का मतलब है कि एक बड़े विभाजन की जगह अनेक छोटे विभाजन लाभकर होते हैं, और आपके कहने का यह भी मतलब कि राजनीति एकता पैदा करने वाली शक्ति है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग आई थिंक प्रश्नावली पे आ गए, छोटा ही टॉपिक था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक क्वेश्चन पहला है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करना है। तो 3 कारक आप बता सकते हैं सामाजिक विभाजन के, जो 3 कारक कुछ भी है। जैसे हम बात करते हैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस के, इसके डिटेल में बताएंगे। पहला कारक हम यही ले सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना हो। यदि लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है, उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल अपने हिसाब से सोचो, यदि लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती है। हाँ, जैसे हम लोगों ने अभी इसमें बेल्जियम के देखा था कि बेल्जियम में लोगों में जो भाषाई विभिन्नता के बावजूद वे अपने बेल्जिया ही मानते थे, क्योंकि वो वहाँ के बेल्जियम में बेल्जियाई भाषा बोलते थे। इससे क्या हुआ था, उन्हें देश में साथ साथ रहने में मदद मिलती है। भारत में भी लोग स्वयं को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश या क्षेत्र या धार्मिक सामाजिक समूह का सदस्य मानते हैं। ऐसे समझ लीजिए आप कहीं फॉरेन में होंगे तो इंडियन कोई मिल जाएगा, बड़े खुश होंगे। हाँ, भारत में ही किसी दूसरे राज्य में अपने राज्य से, तो उस राज्य का ही आदमी मिल जाए, बहुत खुश हो गए। अब अपने ही राज्य में दूसरे ज़िले में है, जैसे हम लोग प्रयागराज रह रहे हैं, जालौन झांसी से कोई मिल जा रहा है, बड़ी खुशी होती है। तो ये प्रदेश का, क्षेत्र या धार्मिक सामाजिक समूह का सदस्य हो जाता है। राजनीतिक दलों की भूमिका की बात करें, दूसरा महत्वपूर्ण है तथ्य ये कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। ये भी बात है कि हमारे नेताजी कौन है, कैसे इसको बात कर रहे हैं। संविधान की सीमाओं में आने वाली और दूसरे समुदायों को नुकसान न पहुँचाने वाली भी मांगों को हम मान लेना आसान है ना। भाई हमारी मांगे तो आप उठा रहे, बट कहीं ना कहीं दूसरे की मांगों भी आयत ना हो। तो श्रीलंका में हमने देखा केवल सिंहलियों के लिए काम करने की नीति तमिल समुदाय की पहचान और रीतों के खिलाफ थी, है कि नहीं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सरकार का रुख की भी बात करनी पड़ेगी। सरकार का रुख इस प्रकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। महत्वपूर्ण है कि यदि शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो तो अल्पसंख्यक समुदाय की उचित जो मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए। तो सामाजिक जो विभाजन है मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। यदि शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी एक मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदायक परिणाम ही है ना। तुम नस्लभेद करने लगो, जातिवाद सांप्रदायिकता फैलाओ, तो ताकत के दम पर एकता बनाने की कोशिश विभाजन की ओर ले जाती है। समझ गए कि नहीं। ताकत के दम पर एकता बनाने की कोशिश विभाजन की ओर ले जाती है, ये लाइन याद रखिएगा। तो हम निष्कर्ष अगर इसका पूरा निकालें तो ये निकला, इस प्रकार जो लोकतंत्र में सामाजिक जीवन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक समान बात है और एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति से विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इस स्थिति को हम लोकतंत्र मजबूत भी कह सकते हो सकता है। तो पहला हो गया। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें, दूसरे में कि हमारा देखो बड़े थे क्वेश्चन, मैंने कहा 3-4 क्वेश्चन लॉन्ग में आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं, अब बताइए। क्या लगता है एक लाइन में ख़त्म कर दे? नहीं, कम से कम 4-5 लाइन में समझाना ही पड़ेगा। कब और कैसे सामाजिक विभाजनों के रूप ले लेते हैं। तो सामाजिक अगर हम अंतर की बात करें, ये जो भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। अगर हम बात करें जो हर सामाजिक भिन्नता है जो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक अंतर लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होता है, किंतु यही जो अंतर है कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का भी काम करती है ना। मतलब जोड़ के रखती है। तो सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक भिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जैसे अमेरिका में हमने देखा था कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है ना। क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर थे, भेदभाव के शिकार थे। और हमारे देश में भी जैसे दलितों की बात करें, देखो मैंने कहा ना ऊपर से नीचे जोड़ के चलना, अब अपने देश को भी जोड़ना। तो हमारे देश में दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है
और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे एक दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे हमें 2 उदाहरण भी देना है। चलिए भैया इसका आंसर बात करते हैं। तो सामाजिक विभाजन और जो राजनीति का मेल काफ़ी खतरनाक विस्फोटक भी होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। लोकतंत्र में एक्चुअली बात करें कि विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है। तो इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। क्यों? यदि राजनीतिक दल इन विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे, मैं इस समाज को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं ये फैसिलिटी दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, समझ रहे ना। तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाएगा। ऐसा कई देशों में हो सका, जैसे आयरलैंड में हम लोगों ने देखा था, इसका एक उदाहरण है। या ब्रिटेन का एक हिस्सा भी है, इसमें काफ़ी समय तक हिंसा, जाति कटुता रही है। यहाँ की मुख्य आबादी ईसाई थी और 53% आबादी प्रोटेस्ट थी और 44% आपके रोमन थे, हमने उससे देखा था। तो कैथोलिक का प्रतिनिधि नेशनल पार्टी कर रही थी और उनकी पार्टी जो मांग की उत्तरी आयरलैंड के आयरलैंड गणराज्य से मिला लिया जाए। और प्रोटेस्ट लोग क्या था, इनका प्रतिनिधि जो यूनिस्ट पार्टी कर रही थी, इनका काम था, ये सोच रहे थे कि ग्रेट ब्रिटेन के हिस्से में ही मिल जाए। फिर 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की मांग की थी। तो अगर हमें यहाँ पे 2 पॉइंट की बात करनी थी, यूगोस्लाविया भी इसका उदाहरण था, हम लोग पीछे पढ़े थे। वहाँ धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया था। तो इन उदाहरणों से हमें क्या लगता है? हमें लगता है यही है कि किसी देश में सामाजिक विभाजन तो उसी राजनीति में अभिव्यक्त नहीं होने देना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि किंतु राजनीतिक में अगर हम बात करें, सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियां हैं जो बनानी भी पड़ती हैं। इससे कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी को वोट देते हैं। तो कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, और है ना, पर इनकी सबकी परिणति देश के विखंडन में हो सकती है, हम ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, छोटा सा खाली स्थान है। तो इसमें है कि अन्य अंतरों से महत्वपूर्ण सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। सभी किस्म के सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं करते। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें चूज करना है कौन सा गलत है। तो लिखा है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। तो ये नहीं होगा। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, गलत था। बकाया सारे सही, आप देख लेना, पढ़ लो ना, दिख तो रहा। चलिए ठीक है। निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करना है, कौन सा सही है इसमें से। इसमें जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, सही हो जाएगा। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन, ठीक तो है। दूसरा है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, हाँ ये भी है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते नहीं, ऐसा नहीं है। केवल 2 सही हो जाएंगे, मतलब खा वाला सही है और बाज इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम से लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही हमें सीक्वेंस से लगाना। तो चलिए लगाते हैं। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं, ये सही है, नंबर 1 कर दो इसको। दूसरा, हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन होते रहते हैं, ये भी सही है, दूसरे नंबर पे इसको कर दो। सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ खतरनाक ही हो यह जरूरी नहीं, हाँ ये भी सही है, तीसरा है इसको। चौथा ये हो जाएगा, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं, अभी मैंने बताया था ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो अभी हम लोगों ने देखा भारत ही आ जाएगा इसमें। हमें धार्मिक है, जातीय है, सब पे विखंडन का ही देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1963 प्रसिद्ध ये भाषण निम्नलिखित अंश को पढ़ें। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं? उनकी उम्मीदें और आकांक्षाएं क्या क्या थी? क्या आप उनके बयान और मैक्सिको ओलंपिक की घटना में कोई संबंध देख सकते हैं? तो ये देखना है आपको। चलिए पढ़िए। लिखा है कि मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र की असल गुणों के आधार पर परखना जाएगा। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती, हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी। और हम उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें, अशुद्ध स्त्री पुरुष, गोरे लोग, यहूदी और गैर यहूदी, प्रोटेस्ट और कैथोलिक हाथ में हाथ डालेगी और इस पुरानी निग्रो प्रथा को गाएगी। मिली आज़ादी प्रभु बलिहारी, मिली आज़ादी। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा, हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। तो इसमें जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में रंग भेद के आधार पर वो जो सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं, उनको उम्मीद थी कि एक ऐसे देश का, समाज का निर्माण किया जाए जो मनुष्य को उनके रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके गुणों के या उनके कार्य के आधार पर परखे। उनका कहना था कि हम जो असली स्वतंत्रता तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम जाति, धर्म, रंग और नस्ल के संबंधों से मुक्त हो पाएंगे, तो हम तभी स्वतंत्र कहलाएंगे। उनका ये सारी बातें कहनी थी। जब देश के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान समझा जाएगा। तो उनका बयान मैक्सिको ओलंपिक की घटना से संबंधित है। उस घटना के द्वारा भी रंगभेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी तथा उनके भाषण में रंगभेद को गलत ठहराया गया था। दोनों ही घटनाएं अलग अलग तरीके से रंगभेद को विरोध करती हैं। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एनसीईआरटी आपको 6 से 12 तक